ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 8 आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन माय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर चैप्टर। बेटे, आज का ये जो लेक्चर है, मैं बोलता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज मैं रिवाइज करने वाला हूँ सब कुछ जो मैंने आपको पीछे 7 लेक्चर्स में कराया, और बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई विल बी टेकिंग 3 लेक्चर्स स्पेसिफिकली फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्जामिनेशन किट की प्रॉब्लम्स करेंगे, और बेटे आपके टेक्स्ट के मटेरियल की ट्राई अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एंड लॉट अदर थिंग्स विल बी डूइंग, तो सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको सबसे पहली बात पीपीटी के थ्रू बताने वाला हूं, और आप एक बार ध्यान से देखें, मैंने इनके जूस नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए। तो मैं जूस नोट्स आपके सामने ओपन कर रहा हूं, और उन जूस नोट्स की हेल्प से पहले मैं एक बार रिवाइज करूंगा और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस करूंगा। बेटे, हमने लर्निंग आउटकम्स में जस्ट हैव ए लुक, मैंने ये 6 के 6 लर्निंग आउटकम्स आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज 6 लर्निंग आउटकम्स। ये 6 लर्निंग आउटकम्स हमने डिस्कस किए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरल, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल, इनके एडवांटेजेस देखे, इसके डिसएडवांटेजेस देखे, एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हमने वी हैव कवर्ड सम बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग टॉल, फ्लैट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर चेन। देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। हमने वो ट्रायंगल प्रिपेयर किया, strategic planning, tactical planning, operational planning, and then we have discussed what are the advantages and disadvantages of centralization and decentralization. And then we have discussed what are the roles and duties of the functions of different departments: production department, R&D, finance department, marketing department, sales department, परचेज डिपार्टमेंट। और लास्ट में बेटे मैंने लास्ट लेक्चर 7 जो डिवोट किया स्पेसिफिकली, दैट इज फॉर मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आई मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, व्हाट आर द 4 P's, व्हाट आर 4 C's, व्हाट आर द प्राइसिंग tactics, what I mean by price trimming, what I mean by penetration pricing, what I mean by all that different concepts we have discussed in the last 7 lectures. तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे बेटे लेक्चर 8 में, मैं आपके टेक्स्ट कैप्लॉन में जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उसके मैंने पीपीटीज प्रिपेयर किए हैं, तो मैं अभी पहले उसमें से प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए थोड़ा सा हम देख लें, मैं हल्का सा बताता जाऊं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड वाज organizational structure. That what I mean by organizational structure, it is the assigning of roles and responsibilities to different employees. That process is named as, that structure, that networking is named as organizational structure. So we have discussed this. Then we have started with what are the different types of organizational structures. बेटे, एक होता है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैंने बताया था जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्मॉल होती है और स्टार्टअप्स होते हैं तो जनरली ओनर कीप 1 or 2 एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टली देयर इज नो मैनेजर और नो जनरल मैनेजर, or it can have a manager but directly there is a close ownership, close control of that owner with the employees. That is named as entrepreneurship structure. बेटे, इसमें एंटरप्रेन्योर होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और एम्प्लॉयज़ में फिर मैंने आपको बताया था देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। नेगेटिव में ये बताया था दैट इफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट रिकमेंडेड स्ट्रक्चर. And from employees point of view, there is no as such career or growth opportunities because there is a close control or supervision of the owner. But no doubt there are so many positives also that we can have, goal achievement and all that. उसके बाद बेटे मैंने डिस्कस किया था फंक्शनल, बिकॉज देर आर सम डीमेरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमने डिस्कस किया था बेटा फंक्शनल में हम क्या करते थे, वी प्रिपेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उस डिपार्टमेंट के कैलिबर के स्किल के लोग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कैलिबर के लोग प्रोडक्शन में, मार्केटिंग के मार्केटिंग में, अकाउंट्स के अकाउंट्स में, फाइनेंस के फाइनेंस में, सो दैट वी कैन गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. We have different managers for that.
But this structure is again beneficial if we have 1 or 2 products. If we have more than 2 or 3 products, diversification of product is there, then this structure will again be a problem, and then we will move to divisional structure. So have a look on this, directors and then divisional structures. Divisional organizational structure means, मैंने बेटे एग्जांपल दिया था एप्पल कंप्यूटर्स को, और मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था एप्पल भूपेश एंड क्लासेस का, कि अगर मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और सभी सेल हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सेपरेट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स फॉर सेपरेट प्रोडक्ट्स आई विल असाइन. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, यू नो, वी कैन हैव डिवीजन. आई बॉल मैंने बताया था, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, लैपटॉप विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट दीज बी 4 products. Now we will have a separate division for iPhone, we will have a separate division for iPad, we will have a separate division for MacBook, and for that, and then we have managers and all that. But in this case, there will be a duplicacy of work. There can be a delay in the decisions also. Huge cost will be involved, and sometimes, you know, due to you know, different department, different divisions, that overall objective of the organization may not be. कई बार जो overall organization होता है बेटे, वो कई बार धुंधला पड़ जाता है. I may or may not achieve that because every product has its own, you know, goals and objectives. तो ये हमने डिस्कस किया था. After that I told you that the mixture of functional and डिवीजन, दैट इज मैट्रिक्स. तो बेटे मैट्रिक्स में मैंने बताया था, मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स हैं. वी विल हैव रोज एंड कॉलम्स. जैसे वी विल हैव, यू नो, फंक्शनल हेड एज वेल एज प्रोडक्ट हेड. सो द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग iPhone has to inform to the iPhone product manager as well as to the production manager. So this will involve huge cost, duplicacy of work will be there, delay in the decision making will be there. तो बड़े सारे demerits हमने डिस्कस किए थे. आप just have a look on this demerits. बेटे demerits डिस्कस किए थे. Possibility of conflict, and then dilution of functional control, and then time consuming meetings, and then higher admin cost, higher administration cost will be there. फर्स्ट क्वेश्चन बेटे हमने डिस्कस कर लिया था, बट बिकॉज दिस इज रिविजनरी क्लास, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. जल्दी से एक बार हैव अ लुक ऑन दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फंक्शनल स्ट्रक्चर. आप सब पढ़ रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक से, और जो हमने जूस नोट्स दिए ये उनको पढ़ लीजिए. यूजिंग द फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. एक स्टेटमेंट गिवन है दैट using the functional structure each department operates as a strategic business unit. वैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक लगती है? मुझे नहीं पता अभी क्या पूछ रहे हैं, येस नो व्हाट दे आर आस्किंग, आई एम नॉट कंसर्न्ड, बट द पॉइंट इज फंक्शनल में ईच डिपार्टमेंट इज नॉट अ सेपरेट यूनिट बेटे. ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर form a total business unit because one department is dependent on another, second department is dependent on third accounts is dependent on R&D is dependent on finance is dependent on, like this, you know. So if I add all those departments then they will make a one business unit. तो पहली बात मुझे ऐसा लगता है ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूजिंग द फंक्शनल, यूजिंग बेटे मैं बुक से देख रहा हूँ, कैपलॉन का टेक्स्ट मेरे सामने है, कैपलॉन का टेक्स्ट मेरे सामने है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपको जूस नोट से कह रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं. अगर आपके पास कैपलॉन का टेक्स्ट बुक नहीं है तो आई हैव गिवन यू एक रिक्वेस्ट टाइम कि आप देखें आराम से. और मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूँ अपनी होश में, और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि पहली स्टेटमेंट कुछ भी ठीक नहीं लग रही. ठीक है जी. सेकेंड स्टेटमेंट, The matrix structure will enable rapid decision making within the organization. बेटे ये बिल्कुल गलत बात है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में rapid decision making cannot be possible because there are two heads. Double reporting, dual reporting is there. One is to the product manager if there is a division on the basis of products, or if there is a basis on the geographical, one is to the geographical manager and next is to the production manager. So it will take some time. So second statement is also not correct. Okay. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statements are correct or is correct or are correct? बेटे neither A nor B, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो आंसर देख लीजिए, लास्ट है D, neither. Neither means neither A nor B. Both the statements are wrong. Okay, so I am coming to example number 2. Example number 2. चलिए जी example number 2 में देख लेते हैं. A company is
a large company that operates in a country and it manufactures several different products, each of which is highly complex, and the sales have grown significantly over the last several years, which with each of the products producing a highly for the overall it means every product is very important, every product is generating a good revenue, every product is कॉम्प्लेक्स। ये हमें बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है और सभी प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनका रेवेन्यू जनरेशन इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट। तो आपको अब ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो बेटे आपको फीचर्स गिवन है, आपको बताना है वेदर एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी बेटर, वेदर फंक्शनल विल बी बेटर, वेदर डिविजनल विल बी बेटर, वेदर मैट्रिक्स विल बी बेटर और वेदर बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विल बी बेटर। कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है बेटे एज पर द क्वेश्चन, एज पर द लैंग्वेज, बिकॉज दे आर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से डिविजनल विद प्रोडक्ट डिवीजन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद प्रोडक्ट्स एज डिफरेंट मैनेजर्स, यू नो, ये ज़्यादा मैटर है। बिल्कुल ठीक है। तो बेटे बी आंसर होना चाहिए, आप प्लीज बी को टिक लगाएं। डिविजनल इज द बेटर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बेटे बाउंड्री लेस। मैंने आपको बताया था बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर में वी हैव वर्चुअल, यू नो, वी हैव हॉलो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वी हैव डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो बाउंड्री लेस में 3 का ध्यान रखना है। हॉलो कौन से होते हैं बेटे? जो कोर और नॉन कोर को डिवाइड कर देते हैं और कोर एक्टिविटीज अपने आप करते हैं, नॉन कोर को ऑफशोर कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। वर्चुअल क्या होते हैं बेटे? मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया था, विच हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। दे डोंट डू एनीथिंग, ऑल द फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड। और बेटे एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट कंपोनेंट, मैंने Xiaomi का एग्जांपल दिया था, मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में से सम कंपोनेंट्स जो हैं वी मैन्युफैक्चर एंड सम कंपोनेंट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्ड पार्टी। तो बेटे उसको हम कहते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आ गया जी, आगे चल रहा हूं, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। मिस्टर एक्स इज अ सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री। Okay, Mr. X is a supervisor of a factory which manufactures this steel girders. His role is to train new employees and how to use. ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। पहले एक बार मैं चाहता हूं कि लॉजिकली पहले एक बार सारा रिवाइज कर दूं। स्केलर चेन मैंने बताया था दैट द लॉन्गर द चेन इट मीन्स मोर हिराकी, मोर लाइन ऑफ अथॉरिटीज देयर। मुकेश अंबानी डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन, वर्कर्स। इतनी बड़ी चेन है बेटे, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। जितनी बड़ी स्केलर चेन होगी उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा। देयर विल बी अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एंड देन आई हैव टोल्ड यू हाउ tall and flat organizations, scalar chain and span of control are interrelated. So have a look on span of control. A manager span of control is this. बेटे मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किया आप सबके लिए so that you can have an idea कि हमने क्या डिस्कस किया, कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बेटे लिखते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, फ्लैट एंड टॉल ऑर्गेनाइजेशन। टॉल मीन्स जिसका स्केलर चेन काफी लंबा है उसको हम टॉल बोलते हैं। फ्लैट मीन्स जिसका स्केलर चेन छोटा है तो उसमें वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विल बी अंडर मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेते हैं। इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज यूजुअली अ डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। बेटे वो कह रहा है एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रोल किसी और के पास होता है और ओनरशिप किसी और के पास होती है? क्वेश्चन समझ आ गया? बेटे ये गलत है। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी में, स्टार्टअप में कंट्रोल और ओनरशिप एक ही व्यक्ति के पास होती है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और मैंने साथ में लिखा भी आंसर बी मीन्स फॉल्स।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, आइए एक बार हम क्वेश्चन को कंसिडर करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेटे स्केलर चेन के ऊपर आया, द रिलेशनशिप ऑफ स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से ट्विस्ट कर देगा, आप कर लेंगे, ठीक है जी। आइए देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्केलर चेन रिलेट्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओवर हुम, scalar chain relates to the number of employees over whom a manager has authority. No, this is not scalar chain. Scalar chain is hierarchy of the authority, level of authorities, how many people are there. बेटा ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, दैट इज मेरे नीचे कितने लोग हैं जिनको मैं ओनरशिप है मेरे पास, जिनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बेटा दैट इज नेम्ड एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अ बिजनेस यूनिट विद हाईली skilled, skilled motivated number of workers and tend to have a wider span of control than a business with demotivated employees. आराम से बेटे मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that whether I should have a wider span of control or whether I should have a narrow, क्या होगा ना, wider हो या narrow हो, it depends upon 2-3 factors. पहला है nature of work, अगर nature of work repetitive है तो मेरा span of control can be wider. Second is the type of personnel, whether those persons, whether those employees are skilled, semi skilled or unskilled. बेटे अगर वो स्किल्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो मेरा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, बट इफ दे आर अनस्किल्ड, दे आर डीमोटिवेटेड, देन आई विल बी हैविंग अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है सर। द लोकेशन ऑफ पर्सनल, इट मीन्स अगर जोग्राफिकली डिस्पर्स है पूरे वर्ल्ड में तो बेटे उनको कंट्रोल करने के लिए आई विल हैव अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, बिकॉज मेरे अंडर है ही नहीं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटे पहली स्टेटमेंट तो गलत ही है ना भाई, क्योंकि स्केलर चेन तो है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल का है, उन्होंने स्केलर चेन लिख दी, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड इज अ बिजनेस विद हाईली विल टेंड टू हैव वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। यस, a business with highly skilled, highly motivated, repetitive work, I can control. बेटे मैं ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं क्योंकि मेरे नीचे वर्कर्स जो हैं वो स्किल्ड हैं, वो मोटिवेटेड हैं, तो मुझे उनको कंट्रोल करने में इतना समय नहीं लगेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है। तो जरा देखते हैं जी क्या आंसर है। बी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज बी आंसर कहता है दैट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ बेटे 4th में आ जाइए। इफ अ मैनेजरियल स्ट्रक्चर हैज मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेटे एक स्ट्रक्चर में बड़े सारे लेवल्स हैं, छोटे छोटे वर्कर्स हैं, इट इज लाइकली टू हैव अ नैरो और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेटे आप ये बताइए, अगर इतने सारे लेवल्स होंगे तो मुझे अथॉरिटी तो नीचे देनी पड़ेगी ना, और जब मैं अथॉरिटी दूंगा तो मेरा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है बड़ा होगा या छोटा होगा, वाइडर होगा या नैरो होगा? बेटे नैरो होगा। तो नैरो होगा तो बेटे हम लिख सकते हैं नैरो। आंसर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4th में नैरो लिखा है, आप प्लीज देख लीजिए। बेटे उसके बाद हमने ऑफशोरिंग डिस्कस किया था, मैंने एग्जांपल दिया था यूके कंपनी, यूएसए कंपनी एंड who is outsourcing to India or to Pakistan or to Philippines or to Nigeria or to Bangladesh or to Sri Lanka or to Nepal. तो why there is a difference, वो सब बताया था। Then shared service approach, I have given the example of Apple computers. Centralization and decentralization, that what I mean by centralization, I have given the example of नरेंद्र मोदी जी, और आपका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया था कि आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पूरी पावर कंट्रोल कर लेते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि मैरिज किसके साथ होनी है, घर बनना चाहिए नहीं, कार खरीदें या नहीं। दैट इज सेंट्रलाइजेशन। इवन इफ फादर इज अर्निंग मनी, बट बेटे फादर जो है डिसीजंस नहीं ले सकते। सो दैट स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज सेंट्रलाइज्ड। इट हैज सम पॉजिटिव्स, इट हैज सम नेगेटिव्स, वो हमने देखे हुए हैं, ठीक है। आइए को एग्जाम्पल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। बेटे ये बात बड़ी कीमती है, नॉट
अब आपको लैंग्वेज और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि बेटे वो पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, या वो इंक्लूसिव पूछ रहा है या एक्सक्लूसिव पूछ रहा है, या वेदर दैट इज नॉट इज देयर और नॉट। बेटे अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू हैव लाइकली एडिशनल कॉस्ट टू बाय डिसेंट्रलाइजेशन। बेटे आप मुझे एक चीज बताइए, इफ आई गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन तो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दैट। बेटे मैं चाहता हूं कि डिसीजन मेकिंग विल बी फास्ट, बट आई हैव टू इनकर सम कॉस्ट फॉर दैट। ट्रेनिंग कॉस्ट होगा, उनको मोटिवेट करने की कॉस्ट होगी, यू नो, एंड समटाइम्स आई हैव टू इनकर द लॉसेज ऑल्सो, बिकॉज दोज वर्कर्स, दोज मैनेजर्स टू whom I have given the authority, given the training, they are not capable enough to take those decisions. तो मुझे वो लॉस बियर भी करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहली बात, यू शुड नो व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, centralized type of organizational structure, and you should know decentralized type of organizational structure, so that you can decide that what the statement is, whether that statement is correct or not. और दूसरा, आंसर करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नॉट लिखा है या नहीं, पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं एडिशनल, आप सब एक बार देखें, additional training costs are often required in a decentralized organization. Yes, बेटे जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में जाते हैं तो वी हैव टू इनकर सम एडिशनल कॉस्ट। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको देखिए ये नेगेटिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में आएगा, वी हैव टू इनकर सम मोर कॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज अ demerit of a decentralization. It is correct. ऊपर लिखा हुआ which of the following is not likely a additional cost. It means if I give a training cost, because I want to decentralize, because I want to have this type of organization structure, so for that training cost I have to incur the cost, that additional cost. Okay. Second, duplication of roles leading to higher personal cost. बेटे बिल्कुल ठीक है, रोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, बार बार मेरे को वही काम करना पड़ेगा, तो इट विल गिव डुप्लीकेसी, और जब डुप्लीकेसी होगी तो फिर क्या होगा, मेरी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी। सो बी पॉइंट इज ऑल्सो एडिशनल कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद डिसेंट्रलाइजेशन। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड लोकेशंस। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आई हैव टू बियर एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर क्या, नई नई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जगह जगह से, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हुम वी हैव डिसेंट्रलाइज, वी हैव डेलीगेटेड द पावर, उसको भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, मुझे भी लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी। इसका मतलब पहले दूसरे तीसरे स्टेटमेंट में आप देखें तो एडिशनल कॉस्ट इनकर हो रही है ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। सो आई थिंक दीज आर द डीमेरिट्स ऑल्सो, अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ है लॉस सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। अब आप ये बताइए, व्हाई वी वर इंटरेस्टेड इन गिविंग द डिसेंट्रलाइजेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज हम डिसेंट्रलाइजेशन में क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट दैट क्विक डिसीजन मेकिंग शुड बी देयर, वी वांट कि वो लोकल मैनेजर जल्दी से डिसीजन ले और हमारी सेल्स इंक्रीज हो। सो द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज आई कैन इंक्रीज माई सेल्स। So this is not additional cost. So fourth is not additional cost. तो बेटे क्वेश्चन में भी यही बोला उसने, which of the following is not an additional cost. तो बेटे फोर्थ वाले को डिलीट कर दें। ठीक है जी। आइए, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फिर अपने फोर्थ डिस्कस किया। एट्थ, हाउ डज द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज अफेक्ट द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी डिस्कस किया था बेटे, टाइप ऑफ वर्क, एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, जोग्राफिकल लोकेशन, दीज आर द थ्री बेंचमार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन डिसाइड दैट वेदर आई शुड हैव अ सेंट्रलाइज लेवल ऑफ अथॉरिटी और अ डिसेंट्रलाइज लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। Next is level of strategies. We have tactical level, we have strategical level, we have tactical level, and then we have operational level. ये तीन levels of strategies हैं। ठीक है जी। स्ट्रैटेजिक मीन्स हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, टैक्टिकल मीन्स हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, ऑपरेशनल मीन्स एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क की बात करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन करना, एक्चुअल स्टाफ को एम्प्लॉय करना इज ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। Whether we should give discount offer or not, whether this department should start with a new store or not in this city, that is a tactical level of planning. And whether to have a merger or amalgamation, whether to start with a new diversified product or not, हम नया प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं बेटे, उसको हम स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। तो तीन तरह की प्लानिंग होती है, ट्रायंगल दिखा गया था।
आइए जी, हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ रहा हूं। ए इज अ रिटेल स्टोर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। इट इज करेंटली डिसाइडिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इट विल नीड नेक्स्ट मंथ इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड। हमें नेक्स्ट महीने, जनवरी में है तो फरवरी में, फरवरी में है तो मार्च में, मार्च में है तो अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ कितने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए, ठीक है जी, कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। सो दिस इज एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क, दिस इज एट ऑपरेशनल लेवल। तो वो आपसे पूछेगा क्या ये स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग है, क्या ये टेक्निकल लेवल ऑफ प्लानिंग है, क्या ये ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग है। यस, दिस इज ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। टेक्निकल का वैसे दूसरा नाम है फंक्शनल लेवल ऑफ प्लानिंग, बिकॉज वो हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग में वी टॉक ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, 9th में ऑपरेशनल, बेटे डी पार्ट है। Example number 10, which of the following is not a part of the responsibility of research and development department? बेटे हमने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव किया था, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द रोल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड व्हाट आर द की कंसर्न्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। व्हेन आई से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट? टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, टू गिव बेटर क्वालिटी, यू नो, to innovate new ideas, to have new experiments. That is the main work. But better research and development का टास्क मार्केट एनालिसिस नहीं होता. दैट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एनालाइजिंग दैट व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर. दैट इज अ सेपरेट. एनालिसिस करना एक सेपरेट पार्ट है बेटे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का वो हिस्सा नहीं हो सकता. तो वही चीज आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का वर्क इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है? हाँ है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में और बेटर हम कैसे वर्जन लेकर आए, मोबाइल फोन्स को हम और बेटर कैसे करें बेटे. इट इज अ पार्ट ऑफ R&D. डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, यस बेटे, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, नई बातें लेकर आनी, नई चीजें ले. दैट इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्चिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट्स, यस दिस इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आपको सभी डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस और टास्क को भी समझना पड़ेगा. लास्ट है रिसर्च मार्केट डिमांड. बेटे मार्केट डिमांड को रिसर्च करना किसी प्रोडक्ट के लिए, दैट कैन नॉट बी द वर्क ऑफ R&D. दैट इज अ मार्केट एनालिसिस डिपार्टमेंट वर्क. तो बेटे लास्ट पॉइंट जो है दैट इज नॉट अ वर्क ऑफ R&D, तो मैं वहां पर एक्सक्लूड कर दूंगा. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ R&D. मार्केटिंग, बेटे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था व्हाट आई मीन बाय मार्केटिंग. एंड मार्केटिंग इज कीपिंग इन माइंड, यू नो, मार्केट, डूइंग मार्केट रिसर्च, देन डूइंग द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन, देन प्रमोटिंग इट एंड देन सेलिंग इट एंड देन फिक्सिंग द प्राइस. बेटे 4P डिस्कस किए थे, मार्केटिंग मिक्स डिस्कस किया था. आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे. बेटे 4P प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन, एडिशनल 3Ps. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था 4Ps. बेटे देखो कितनी मेहनत से मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए. ये यूज नोट्स आपको मिल ही जाएंगे. मैं आगे आ गया बेटे, मैं आगे आ गया. विच मार्केटिंग इज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. ठीक है, एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ आईफोन एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नैनो, जैगुआर. और मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंस ओरिएंटेशन. ओके बेटे, मार्केटिंग में मेन मुद्दा है कि हमें कस्टमर के आसपास घूमना है, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. तो ठीक है जी, इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू, streamlining production, anticipating and meeting consumer demands, maximizing profit. मैं तो कहता हूं मार्केटिंग में सब चीजें बेकार हैं. मुझे कस्टमर की नीड, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को देखना है. तो C पॉइंट इज करेक्ट. ठीक है जी. एग्जाम्पल 12, N is an online retailer of games, DVDs and books. It is currently planning to upgrade its website to have an easier access for customers to find the items that they are looking for. इसका मतलब एक N है जो क्या कर रहा है, ये अपनी वेबसाइट को बढ़िया कर रहा है, सो दैट जो कस्टमर्स उससे डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं दे कैन हैव इजीली एक्सेस, दे कैन इजीली पे दैट, दे कैन इजीली बी
write their address so that the product can be easily delivered to them. तो बेटे हमने 4P डिस्कस किए थे, आपको याद है बेटे? मार्केटिंग मिक्स में देयर इज द मिक्सचर ऑफ 4P: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस. तो बेटे अगर मैं वेबसाइट को कहूँ तो ये वेबसाइट कौन से उसमें P में आएगी? क्या ये प्रोडक्ट में आएगी? नहीं. क्या ये प्रमोशन में आएगी? नहीं. क्या ये प्राइसिंग में आएगी? नहीं. बेटे हम प्लेस को डिसाइड कर रहे हैं, तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर प्लेस. तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 में बी इज द करेक्ट आंसर. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बेटे बी एक आंसर लिखा तो है, 30th में आ गया जी. एनालिसिस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी वुड कम. अच्छा, उसके बाद लास्ट डिस्कशन किया था स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस. उसमें था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक ऑगमेंटेशन और स्ट्रैटेजिक, लास्ट में था इम्प्लीमेंटेशन. बेटे हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में क्या करते हैं कि हमारी ब्रांड वैल्यू कितनी है, कॉम्पिटिटर की ब्रांड वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहिए, क्या हम वो कर पाएंगे या नहीं. दैट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एनालिसिस. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस. ठीक है सर. एनालिसिस ऑफ ब्रांड स्ट्रेंथ वुड कम अंडर विच पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. तो मैं कहता हूं दैट विल कम अंडर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. एनालिसिस ऑफ ब्रांड तो बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में आएगा. को एग्जाम्पल नंबर 14. The following 4 statements relates to either the functional or divisional structures. आपको statements पढ़नी है और ये बताना है कि क्या ये functional से relate करते हैं या divisional से relate करते हैं. बेटा functional का मतलब है department wise, division का मतलब है either product wise division, geographical wise division और customer wise division. ठीक है जी. तो आइए, enables access to economies of scale. बेटे अगर हम functional में जाते हैं तो functional का merit ही यही है that if I go in the organizational structure which is on the basis of functions, then I can enjoy the economies of scale. Okay, tends to cause duplication of roles. बेटे but natural है, हम functional में roles को duplication हो जाता है. जैसे accounts की बात की थी तो there can be a duplication of role in divisional, you know. Okay, does not usually cope with the diversification. Does not usually cope with the diversification. But बेटे divisional structure बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि हम डाइवर्सिफिकेशन को कोप कर दें. हाँ, फंक्शनल कैन नॉट बी एबल टू कोप विद द डाइवर्सिफिकेशन. स्पेशलिस्ट में फील आइसोलेटेड. बेटे फंक्शनल में स्पेशलिस्ट विल नॉट फील आइसोलेटेड. इवन इन डिविजनल ऑल्सो स्पेशलिस्ट विल नॉट फील आइसोलेटेड. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, फिर आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. जल्दी किस बात की है? जल्दी है ही नहीं मेरे बेटे, जल्दी नहीं करनी. बोलो बेटा. बेटे क्वेश्चन है द फर्स्ट फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू ईदर द फंक्शनल और डिविजनल. द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स रिलेट टू ईदर द फंक्शनल. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू फंक्शनल. तो हमें देखना है फंक्शनल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है. बेटे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की रिलेटेड फंक्शनल से. टेंड्स टू हैव डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स. तो बेटे इसमें डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स तो नहीं होंगे, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स तो नहीं होंगे. ठीक है जी. तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद फंक्शनल. सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद डिविजनल. डज नॉट यूजुअली कोप वेल विद डाइवर्सिफिकेशन. यस, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा 2 प्रोडक्ट्स के लिए, बट अगर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा हैं, तो बेटे इट इज नॉट बेस्ट. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद फंक्शनल लेवल. ठीक है, आइए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए. कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. बट आपको पता है डिविजनल का एक डीमेरिट था कि अगर रिसोर्सेस हमारी ज़्यादा यूजलेस वेस्ट हो जाएंगी इफ आई गो अबाउट डिविजनल, बिकॉज डुप्लीकेसी ऑफ वर्क विल बी देयर, मोर मीटिंग्स विल बी देयर, डुअल रिपोर्टिंग विल बी देयर, and the objective is also not being met sometimes because each product manager will have a different
ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन मैनेजर विल हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर वो कह रहा है conflicting demands over allocation of resources is most likely to be a disadvantage for which type of organizational structure। बेटे एंटरप्रेन्योरल में तो होगा ही नहीं एलोकेशन ऑफ रॉन्ग रिसोर्सेज बिकॉज ओनर हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द एम्प्लॉइज। बेटे मैट्रिक्स में यस, मैट्रिक्स में बिकॉज दे हैव टू रिपोर्ट ईदर टू दिस एंड टू दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, सो देयर विल बी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। तो बेटे मैंने शायद गलत बता दिया, डिविजनल नहीं है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब बी। ओके, तो एग्जांपल 16th, ए रन्स अ स्मॉल बिजनेस and selling garden ornaments. He has identified that he states is the most effective method of making ornaments and forces his staff। बेटा एक व्यक्ति है ए और वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मेरा मेथड है चीजें बनाने का वही आप फॉलो करो, और मैं आपको जबरदस्ती करता हूं कि आपको यही करना पड़ेगा। कौन कह रहा है? ए, ठीक है। ए हैज also designed a number of rigid processes that staff has to follow relating to this such as thinking and which of the following। okay, 16 अभी करते हैं बेटा, मैंने एक पॉइंट अभी बताया नहीं। A Limited is manufacturing company, the work undertaken is simple, meaning that each manager looks for large number of employees, because of this there are relatively few levels of management within the company। आराम से बेटे, मैंने तो पढ़ लिया, आप एक बार पढ़ लीजिए। एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए लिमिटेड, कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे फेविकॉल पीडीलाइट, जैसे नैरोलैक पेंट्स, जैसे बर्जर पेंट्स, जैसे हिंदुस्तान लीवर, जैसे बिनाका टूथपेस्ट, जैसे मैगी, जैसे नेस्ले चॉकलेट्स बनाती है। तो बेटे ए लिमिटेड भी कुछ बना रही है, कुछ प्रोडक्ट्स। ईच मैनेजर लुक्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक मैनेजर बड़े सारे एम्प्लॉइज के ऊपर ध्यान देता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज के ऊपर ध्यान देता है। इसका मतलब देयर इज अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच वी कैन हैव अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल? व्हेन द वर्क इज duplicative, repetitive in nature, when those workers are highly motivated, when those workers or the managers are highly skilled, and when they are not geographically dispersed, rather they are locally located। तो बेटे उस केस में I can have a wider span of control। तो बेटे वही बात है क्वेश्चन नंबर 17 में, आप देखिए which of the following is correct with regards to the structure of a limited? wider span of control, shorter scalar chain। बेटा ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा, क्योंकि ये वाइडर होगा तो ज्यादा लंबी हियरार्की ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी, तो स्केलर चेन छोटी होगी। वैसे भी देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ टिपिकल फीचर ऑफ अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन? फ्लैट का मतलब क्या है? जैसे ऊपर वाली बात थी, एक एम्प्लॉयर है, एक मैनेजर है और उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। तो बेटे वो फीचर क्या है? रेपिटेटिव वर्क होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, वर्कर्स मोटिवेटेड होने चाहिए और जोग्राफिकली एक साथ लोकेटेड होने चाहिए। इजी कैरियर प्रोग्रेशन फॉर एम्प्लॉइज, क्लोज सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज, फास्टर डिसीजन मेकिंग, हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बेटा इजी कैरियर प्रोग्रेशन, बेटे फ्लैट में तो कैरियर ऑप्शन कम होती है, तो ए इज नॉट द आंसर। क्लोज सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज बाय मैनेजर्स, बेटे क्लोज सुपरविजन नहीं हो सकती बिकॉज मेरे पास बड़े सारे एम्प्लॉइज हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग, यस दिस कैन बी आंसर दैट आई कैन हैव अ फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ नहीं है बट नीचे कम अथॉरिटीज हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। 90s में आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग? तो बिकॉज अब आप देख लीजिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेरिट्स पता होने चाहिए, डीमेरिट्स पता होने चाहिए, अब ये सेंट्रलाइज का बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग? अलाउ सीनियर मैनेजमेंट टू फोकस ऑन हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। बेटे अगर सेंट्रलाइज है, मैंने एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी का, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो फिर वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रोजमर्रा के काम करते रह जाएंगे। ठीक है जी। तो ए स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। बेटर मोटिवेशन फॉर मोर जूनियर स्टाफ,
बेटे बेटे कोई मोटिवेशन ही नहीं है जूनियर स्टाफ के का, सर हमने तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एडवांटेज। इंप्रूव्ड लोकल डिसीजंस, बेटे लोकल डिसीजन कैसे इंप्रूव होंगे जब सब कुछ ही मेरे पास है, तो मुझे सब कुछ ऊपर से पूछ के करना है, सब कुछ ही नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो लोकल डिसीजन ठीक नहीं हो सकते। अवॉइडेंस ऑफ डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग, यस, बिकॉज अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें एंड इफ आई डेलीगेट द अथॉरिटी, तो समटाइम्स दोज मैनेजर्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिसीजंस, तो दिस कैन बी एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो डी इज द आंसर। XYZ इज अ सुपरमार्केट, ओके, इट हैज 3 स्ट्रैटेजीज। अब बेटा 3 स्ट्रैटेजीज की बात है, आपको बताना है क्या ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, क्या ये टेक्टिकल प्लानिंग है, क्या ये ऑपरेशनल प्लानिंग है, और आपको मल्टीपल टास्क, इसका मतलब आपको बताना है उस सीरियल वेज में कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। उन्होंने मिक्सचर तो कर दिया स्ट्रैटेजिक टेक्टिकल ऑपरेशनल, बट पता नहीं पहले टेक्टिकल लिखा है या पहले ऑपरेशनल लिखा है या पहले स्ट्रैटेजिक लिखा है, वो आपको ढूंढना है। वैसे मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, ओवरऑल प्लानिंग, मर्जर अमालगमेशन, ओवरऑल वेदर टू स्टार्ट विद द न्यू प्रोडक्ट और नॉट, दैट इज स्ट्रैटेजिक। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट लेवल की होती है, डिस्काउंट ऑफर्स दे या नहीं दे। और ऑपरेशनल लेवल होती है एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क, उसको बोलते हैं बेटे ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। तो देखते हैं जी क्या मेंशन है, टू हायर 50 न्यू चेकआउट ऑपरेटर्स। अब बेटे ये प्रैक्टिकल पार्ट है ना, तो ऑपरेशनल प्लानिंग है। टू बिगिन विद द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ऑल द स्टोर्स विद इन नेक्स्ट 2 years, बेटे सभी में हम इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर देंगे आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर। इट कैन बी अ स्ट्रैटेजिक, क्योंकि पूरी कंपनी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। टू रीएलोकेट यूनिट ऑफ स्टोर्स इन टाउन ए टू न्यू मोर सुटेबल साइट, इट मीन्स हमारा जो स्टोर है उसको उसी सिटी में दूसरी किसी साइट में, अहमदाबाद में तो दूसरी अहमदाबाद की किसी साइट में, या दिल्ली में तो दिल्ली में, नोएडा में तो नोएडा से कनॉट प्लेस में लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज अ टेक्टिकल प्लानिंग। तो बेटे वो बता रहा है इसकी सीक्वेंस क्या है। तो बेटे जो पहली स्टेटमेंट है ना दैट इज ऑपरेशनल, सेकंड स्टेटमेंट है ना जो दैट इज स्ट्रैटेजिक, थर्ड है ना उसका नाम है बेटे पहला ऑपरेशनल, दूसरा स्ट्रैटेजिक, तीसरा टेक्टिकल। तो आप चेक कर लें, बी आंसर होना चाहिए। तो आइए जी हम थोड़ा सा आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21। बेटे मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स में बताया था 4 P's, और 4 P में एक P था प्राइसिंग, और प्राइसिंग में बताए थे 8 प्राइसिंग टैक्टिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 प्राइसिंग टैक्टिक्स के ऊपर है। ABC हैज क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ मोबाइल फोन, इट टुक अ नंबर ऑफ इयर्स फॉर दिस ABC has therefore decided to sell the phone at a very high price। बेटे ABC ने उसको बड़े हाई प्राइस में बेचने की कोशिश की एंड रिकूप द डेवलपमेंट कॉस्ट। वंस द राइवल प्रोडक्ट्स आर लॉन्च्ड ABC ड्रॉप द प्राइस। इसको बोलते हैं बेटे प्राइस स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग। तो आप चेक कर लीजिए प्राइस स्कीमिंग है क्या, हाँ बेटे डी इज आंसर। ये सब मैंने बताया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं हल्का सा फास्ट चल रहा हूँ। आप प्लीज मेरे लास्ट लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। बेटे यकीन इस बात का है कि अगर आपने मेरे नोट्स जो हैंड रिटन स्लाइड से नोट किए, अच्छी तरह से समझा है जो मैंने बताया है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, बैठ कर देखा है टेबल और चेयर में, और उसके साथ साथ अगर आप समरी नोट्स बना देना थोड़े से, और माइंड मैप्स बनाएं, पूरे चैप्टर का एक ट्री बना दें, तो बेटे ज़्यादा कंसेप्ट अंदर तक जाएंगे। नो डाउट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बातें क्लियर होंगी और आप अच्छी तरह से आंसर्स कोप अप कर पाएंगे। ठीक है जी। ABC लिमिटेड विशेस टू हैव अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इट हैज डिसाइडेड टू आउटसोर्स द वर्क ऑफ नॉन कोर। बेटे ये मैंने बताया नॉन कोर को अगर हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटे बाउंड्री लेस में, इसका नाम है हॉलो। हॉलो में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स कोर होते हैं, कुछ फंक्शंस कुछ नॉन कोर होते हैं। कोर वो खुद करता है और नॉन कोर आउटसोर्स कर देता है। तो ये होना चाहिए हॉलो। आप चेक कर लीजिए हॉलो कौन सा है, बेटे डी आंसर है। क्वेश्चन 24, A Limited is considering the changing of structure. However, it is concerned that the possibilities or drawbacks of whichever structure is selected, the two organization structure that are being considered are। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस के लॉजिक बताए हैं, मैंने रिवाइज किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। बेटे अगर आपको सच में मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप रेफर कर सकते हैं। आपको पास होना है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 2 लेक्चर्स और लेने हैं बेटे, जो मैं आपको एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस कराऊंगा।
तो बेटर ये रहेगा कि मेरी क्लास उस लेक्चर 9 और 10 को करने से पहले आप खुद उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बेटा ज़्यादा अच्छा रहता है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।